हेलो बच्चा लोग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका बायो टीचर विजय सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपन ने जो चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट लेक्चर में अपन ने बच्चों ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था, जिसे अपन ने एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को ही डिस्कस किया था। अब बच्चों डिस्कस करने वाले हैं अपन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट्स मैंने आपको बताया था, मैंने प्यारे बच्चों आपको वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में बताया था कि वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स वो होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं होते, जैसे कि स्टेम, रूट एंड लीव्स। तो इनको बच्चों बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। अच्छा बच्चों, पहले अपन ने डिस्कस किया था कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है उसमें अपन वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करते हुए नए प्लांट को बनाते हैं, जैसे स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीफ हो गया। जब ये नेचुरली अपने आप नए प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनको बोलते हैं अपन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या फिर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसके अंदर ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं हो रहा। जैसे मैंने आपको ब्रायोफिल्म लीफ का एग्जांपल दिया था, जिसमें क्या हो रहा था प्यारे बच्चों कि ब्रायोफिल्म लीफ की जो मार्जिन थी, अगर आपको याद आ रहा हो डायग्राम, तो मैं इधर बनाता हूं डायग्राम छोटा सा। तो ब्रायोफिल्म की लीफ कुछ ऐसी थी। तो आप याद कर पा रहे हैं, यहाँ पे मार्जिनल नॉचेस थी, जिसमें इस तरीके से बच्चों जो बड्स थी वो इसको नॉचेस बोलते हैं। जो आपको एरिया दिख रहा है ये होता है मार्जिनल नॉच। और ये क्या है बच्चों? ब्रायोफिल्म लीफ। दिस इज अ ब्रायोफिल्म लीफ। अब इस ब्रायोफिल्म लीफ में बच्चों अपने डिस्कस किया था कि जो नॉचेस होती है मार्जिन, उसके अंदर बड्स निकलती हैं। अब ये बड्स नेचुरली अपने आप या तो ग्राउंड में गिर जाएंगे और इससे एक नया प्लांट बन जाएगा, या पूरी की पूरी लीफ नीचे गिर जाएगी जिससे एक नया प्लांट बन जाएगा। तो ये था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, या फिर इसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोला जाता है। लेकिन अगर आपको याद हो बच्चों, मैंने आपको बताया था पहले कि जब इसके अंदर ह्यूमन बींग्स का इंटरफेरेंस हो जाता है तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसी को प्यारे बच्चों आज अपन डिस्कस करने वाले कि कैसे ह्यूमन बींग्स अपने बेनिफिट के लिए इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को यूज करते हैं, मोल्ड करते हैं, ताकि नए नए प्लांट्स जो है वो उगा सकें। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसके अंदर अपन जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है 3 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं: कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। तो इन 3 पॉइंट के बेसिस पे अपन जो, हालांकि सिलेबस में कई सारी चीजें नहीं गिवन है, होती है बहुत सारी, लेकिन अपन अभी स्ट्रिक्टली सिलेबस को ही फॉलो करेंगे। तो जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसमें पढ़ेंगे कटिंग, जिसमें रोज का एग्जांपल ले लेंगे, लेयरिंग में जासमिन ले लेंगे, ग्राफ्टिंग में अपन मैंगो या गुआवा कोई सा भी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं सबसे पहले कटिंग से। अब बच्चों आप देख रहे होंगे कटिंग का मतलब होता है कट यहाँ पर लगाना। अब जैसे जिनके घर में आमतौर पे लोगों को जैसे बागवानी की हैबिट होती है, गार्डनिंग की हैबिट होती है, ठीक है। हमारे घर में मेरी मम्मी को जो है गार्डनिंग की हैबिट है, उन्हें अच्छा लगता है पौधे लगाना। हालांकि अब ये चीज़ थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि टाइम की कमी कम रहती है, टाइम जो है वो कम रहता है बच्चों, और हेल्थ भी अब ठीक नहीं रहती है, टाइम मेरे पास भी नहीं, ऑफिस आ जाता हूँ, तो वो चीज़ थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन रुकी अभी भी नहीं है। तो होता क्या बच्चों, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो एक कट लगाया जाता है स्टेम के अंदर। अब एक कट कैसा होना चाहिए बच्चों? जैसे अगर आप कट लगा रहे हो तो कट स्लांटिंग होना चाहिए, कुछ इस तरीके का जो कट है वो स्लांट कट होना चाहिए। अब बेसिकली कटिंग फॉलो किस में करते हैं? रोज हो गया, बुगनविलिया हो गया, क्राइसेंथेमम हो गया, ये 3 मेन एग्जांपल है जिसके अंदर अपन कटिंग को फॉलो करते हैं। लाइक कई पेड़ों में कटिंग को फॉलो किया जाता है, लेकिन 3 सबसे कॉमन एग्जांपल्स यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं। तो बच्चों होता है क्या है, जो भी आपकी स्टेम होती है, जो ब्रांच होती है, उसके अंदर से स्लांट कट लगाया जाता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ये जो आपका औजार है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसमें भी आप देखें कट जो है वो स्लांटिंग ही लगाया जा रहा है। अगर आपको लग रहा है विजय सर गलत बोल रहे हैं, तो इस मेज में भी आप देखिए जो कट है वो स्लांट ही लगाया जा रहा है, सीधा नहीं काट रहे, ऐसे स्लांट करके काटते हैं। प्लस ध्यान देने की बात ये है कि इस जो आपकी स्टेम है जिसमें कट लगाया जा रहा है, उसके अंदर बड का होना बहुत ही नेसेसरी है। तो आप स्टार लगा के लिख दें, बड शुड बी प्रेजेंट। बड का होना यहाँ पे बहुत ही जरूरी हो जाता है।
आप इसमें भी देखें तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे ऊपर की साइड जहाँ से लीफ निकल ली वहीं पे एक ना एक बड होगी जरूर जो आपकी लीफ से छुपी हुई है। तो यहाँ से कटिंग लगाई, इसको बोलते हैं अपन कटिंग। ये जो आपने कट मार के स्टेम निकाली इसको बोला जाता है कटिंग। फिर इस कटिंग को प्यारे बच्चों आप किसी भी गमले के अंदर जिसके अंदर मिट्टी लगी है उसमें आप लगा सकते हो और प्रॉपर इसको वाटर दे दो। आपने स्लांट कट लगाया तो जो आपको डंडी मिली उसको अपन बोलते हैं स्टेम कटिंग। इस कटिंग को आप किसी फ्रेश गमले में या पुराने गमले में डाल सकते हैं जो कि खाली हो, मिट्टी डालिए, पानी दीजिए और थोड़े दिनों बाद आप ऑब्जर्व करोगे इस कटिंग के अंदर एक नया जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है और कटिंग अपने आप बड़ी होगी, कुछ समय बाद एक नए प्लांट का रूप ले लेगी। बट बशर्त यही है, मतलब ध्यान रखने वाली बात यही है, शर्त यही है यहाँ पे कि बड का होना यहाँ पर कंपलसरी है। अगर यहाँ पर बड नहीं होगी तो आपको ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। लेयरिंग, तो लेयरिंग जैसे कि डायग्राम से ही दिख रहा है यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो लेयरिंग का जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है जैस्मीन प्लांट। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी और जो रेस्पबेरी होता है उसमें नेचुरल लेयरिंग मेथड लगता है, वो समझाऊंगा आगे कैसा होता है। तो अभी तो आप ध्यान रखिए जैस्मीन प्लांट के अंदर जो बच्चों लेयरिंग मेथड को फॉलो किया जाता है। अब होता क्या है भाई, इसकी अब जैसे ये ग्रो कर रहा है तो इसकी जो ब्रांचेज होती हैं वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती हैं। तो इसकी एक ब्रांच को ऐसे मोल्ड करके जमीन के नीचे डाल दिया जाता है। आप ध्यान रखिए, अब इसमें से हुक भी लगाया गया। हुक से क्या होगा कि ये से डिस्टर्ब नहीं होगा, निकल के बाहर नहीं आ जाएगा, क्योंकि देखो फ्लेक्सिबिलिटी है बट स्ट्रेंथ भी तो है साथ में। आपको पता है पेड़ की जो ब्रांचेज होती है बहुत स्ट्रांग होती है, इसे खींचने से इतनी आसानी से नहीं टूटती, बहुत फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो ये जो एक ब्रांच आपको दिख रही है इसको ऐसे मोड़ के जमीन के नीचे डाला जाता है, कुछ हिस्सा और बाकी हिस्सा ऊपर छोड़ दिया जाता है। अब ताकि स्टेम बाहर नहीं निकले तो इसके अंदर हुक ला के फिक्स कर दिया जाता है और साथ ही में ऊपर एक भारी पत्थर भी रख दिया जाता है ताकि एक प्रेशर बना रहे और ये अपनी जगह से हिले नहीं, यहीं पे ये स्टक हो जाए। अब आप प्रॉपर वाटरिंग दीजिए तो जब आप ऑब्जर्व करोगे कुछ टाइम बाद ये जो एरिया है जो ज़मीन के नीचे है इसके अंदर आपको रूट्स दिखाई पड़ेंगी। अभी जो रूट्स होंगी बच्चों इसका मतलब इसमें रूट्स आगे, इट मीन्स अपने आप एक इंडिविजुअल प्लांट बन चुका है। फिर यहाँ से आप इसको कट कर दीजिए, यू कैन कट फ्रॉम देयर, ठीक है, और इसको आप नई जगह प्लांट कर सकते हो। यू कैन प्लांट एज अ सेपरेट एंटिटी, इसको आप सेपरेट प्लांट की तरह, सेपरेट एंटिटी की तरह कहीं और आप इसको प्लांट कर सकते हो। देखो क्या हुआ इस बात को समझना, ये एक बच्चों आपका जैस्मीन प्लांट है, उसकी एक ब्रांच आपने ऐसे ली, उसको मोड़ के ऐसे जमीन के नीचे डाल दिया, हुक लगा दिया और ऊपर पत्थर रख दिया ताकि अपनी प्लेस से हिले नहीं, और रिमेनिंग पार्ट को वापस से एयर के अंदर एक्सपोज कर दिया ताकि जो फोटोसिंथेसिस है वो इफेक्टिव होता रहे, रेस्पिरेशन जो है वो इफेक्टिव होता रहे। कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि इसके अंदर कुछ जड़ें निकल आई हैं। फिर यहाँ से आप कट लगा के इस पूरे प्लांट के पार्ट को, जो कि अब ट्री बन चुका है, ट्री तो नहीं बेसिकली रूट्स आ गई, तो अब इसमें ग्रोथ की जो प्रोबेबिलिटी वो बढ़ चुकी है, इसको आप तोड़िए, नई जगह लगाइए, उसमें ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों लेयरिंग मेथड के अंदर अपन इसको एक लेयर है जिसको मोड़ा गया, ये एक लेयर है। लेयरिंग मेथड को यूज करके अपन एक पेड़ से कई सारे पेड़ बना सकते हैं। अच्छा, काम की बात है इसमें ध्यान रखना, स्ट्रॉबेरी एंड रेस्पबेरी, ये रहा स्ट्रॉबेरी और दूसरा है रेस्पबेरी। तो जो स्ट्रॉबेरी और जो रेस्पबेरी प्यारे बच्चों ये क्या करती है, ये नेचुरली प्रोपगेट करती है। नेचुरली प्रोपगेट करने का मतलब होता है भाई ये क्या होती है, रनर्स होती है। मैं आपको बता दूं दीज आर रनर्स। अब रनर्स क्या होता है समझना इस बात को, मतलब ये जमीन पे ऐसे ग्रो करती हैं, ये ऊपर हवा में नहीं लटकती, जमीन पे ऐसे ही चलती हैं। तो जिस जिस पॉइंट पे जमीन पे टच होती हैं, जब जमीन पे चलेंगे तो कर्व खा के चलेंगे, तो जिस पॉइंट पे जमीन पे टच होती हैं उस पॉइंट पे नई रूट्स ग्रो कर जाती है और अपने आप एक नया प्लांट वहां पर डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से रेस्पबेरी और स्ट्रॉबेरी के अंदर नेचुरल लेयरिंग मेथड से प्रोपोगेट किया जाता है। ह्यूमन बींग्स तो करवा रहे हैं, लेकिन रेस्पबेरी स्ट्रॉबेरी में नेचुरली ये चीज देखने को मिल जाती है, लेयरिंग मेथड आपको देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते, ग्राफ्टिंग की यहाँ पर प्यारे बच्चों बात करते हैं। ग्राफ्टिंग बहुत मतलब ध्यान रखने वाली बात है, वैसे इसमें आपको दिख रहा है, मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं स्टॉक और उसको बोलते हैं सियॉन। एप्पल, पीच, एप्रिकॉट, इनफैक्ट मैंगो, मैंगो इज वन ऑफ माय फेवरेट फ्रूट्स। तो मैंगो में भी ये चीज बच्चों फॉलो की जाती है। तो इसमें होता क्या है बच्चों,
दो अलग अलग पेड़ों को आपस में जोड़ा जाता है और इस प्रोसेस को ग्राफ्टिंग बोला जाता है। होता क्या है बच्चों, एक पेड़ का नीचे वाला हिस्सा लेते हैं। अब बच्चों नीचे वाला जो हिस्सा है इसमें रूट्स भी हैं, तो वो हिस्सा जिसमें रूट्स वगैरह देखने को मिलती हैं इसको बोला जाता है स्टॉक। इसके अंदर आपको पूरा रूट सिस्टम देखने को मिल जाएगा। अब बच्चों समझना इस बात को। देखिए अब मैं हमेशा मैंगो का ही एग्जांपल देता हूँ और मुझे मैंगो का ही एग्जांपल देना अच्छा लगता है। देखिए एक आम का पेड़ है, फर्स्ट मैंगो प्लांट, अब इसके जो मैंगोज हैं वो बड़े हैं बट नो टेस्ट, कोई अच्छा टेस्ट नहीं है, ठीक है। अब सेकंड मैंगो प्लांट, सेकंड मैंगो प्लांट, इसके अंदर जो मैंगोज हैं वो स्मॉल हैं बट गुड टेस्ट। समझना इस बात को। जो फर्स्ट मैंगो प्लांट है इसके मैंगोज बड़े हैं बट कोई भी टेस्ट नहीं है। जो सेकंड मैंगो प्लांट है उसके आम छोटे हैं लेकिन बहुत टेस्टी हैं। अब मुझे यार एक ऐसा आम चाहिए प्यारे बच्चों जो बड़ा भी हो जाए और टेस्टी भी हो जाए, तो कैसा मैं ऐसा क्या करूं कि इन दोनों पेड़ों की जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो आपस में मिल जाएं। भाई आम का साइज भी बड़ा हो जाए और यहाँ से टेस्ट भी आ जाए। तो इस प्रोसेस को, इस जादू को बोला जाता है बच्चों ग्राफ्टिंग। तो मैं क्या करूंगा, एक आम का तो स्टॉक लूंगा, यानी वो एरिया लूंगा जिसके अंदर जड़ है, ऊपर का सफाया कर दूंगा। फिर जो दूसरा पेड़ है उसका ऊपर वाला हिस्सा लूंगा। इसमें भी मुझे ध्यान ये देना कि बड्स होनी चाहिए, बड्स होंगी तो ही ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। इसको मैं इसके अंदर ऐसे फिक्स कर दूंगा। ये नीचे वाला हिस्सा जिसमें रूट होती है उसको बोलते हैं स्टॉक, ऊपर वाला हिस्सा जिसमें बड होती है जिसको इसमें फिट किया जाता है उसको बोलता है सियॉन। फिट कर दिया, फिर उसके ऊपर पट्टी बांधेंगे कपड़े की, उसके बाद फिर पॉलीथीन बांधेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या लगाया जाता है बच्चों, सबसे पहले क्लॉथ की रैपिंग की जाती है, उसके बाद फिर प्लास्टिक की भी रैपिंग कर दी जाती है। रैपिंग मैं कह रहा हूँ, रैपिंग का मतलब होता है यहाँ पे उसको कवर कर दिया जाता है, पहले क्लॉथ से फिर प्लास्टिक से। अब ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, कपड़े से इसलिए बांधते हैं ताकि जो अंदर का वाटर है, सैप है, वो तुरंत लीक आउट ना हो जाए। और पन्नी बांधने से क्या होता है, जो इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है वो भी कुछ हद तक कम हो जाता है। देखो अपने चोट लगती है तो अपन वूंड को ओपन नहीं छोड़ते, भाई हल्का फुल्का जो घाव है उसको अपन ओपन छोड़ सकते हैं, लेकिन जो गहरा घाव है उसको आमतौर पे ओपन नहीं छोड़ते, उसमें टाँके लगा के उसको पट्टी से कवर कर दिया जाता है। और जब पट्टी से कवर करते तो उसमें बच्चों ऑइंटमेंट वगैरह अपन एंटीबैक्टीरियल क्रीम को लगाना नहीं भूलते। ऐसा क्यों करते, ताकि अंदर का जो घाव है उसमें फर्दर इन्फेक्शन ना हो जाए बाहरी पैथोजन की वजह से। तो उसमें भी ऐसा किया जाता है, भाई स्टॉक लिया, स्टॉक में कट मारा, सियोन लिया, उसमें भी कट इन दोनों को फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद पट्टी बांधी, किसकी रैपिंग करी, पहले क्लॉथ की उसके बाद प्लास्टिक की। तो ये एंश्योर क्या करते कि तो पेड़ एकदम ऐसे हिलेगा डुलेगा नहीं, एकदम पक्का हो जाएगा और इन्फेक्शन होने का खतरा भी कम हो जाएगा और वाटर और जो सैप है वो भी लीकेज एक्सेस में नहीं होगा। तो अब कुछ टाइम बाद, अच्छा इसमें एक चीज ये ध्यान और देनी है आपको, इन दोनों की कैम्बियम कंबाइन होनी चाहिए। मैं किधर लिखूं इसको, अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि चलो स्टॉक सियोन तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको मैं हटा देता हूँ। इनकी जो कैम्बियम होती है बच्चों वो यहाँ पर होनी चाहिए। कैम्बियम शुड बी कंबाइंड, कैम्बियम शुड बी कंबाइंड। कैम्बियम क्या करती है बच्चों, ग्रोथ क्रिएट करती है। जब दोनों की कैम्बियम आपस में जुड़ जाएगी तो ग्रोथ जो होगी वो बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। तो कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद आप ऑब्जर्व करोगे दोनों पेड़ अच्छे से जुड़ गए हैं, फिर इस जो रैपिंग है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको हटा देना। और फिर क्या होगा, रिजल्ट आपको ये मिलेगा कि आम जो होगा, आने वाला आम वो मोटा भी हो जाएगा और आपको टेस्ट भी बढ़िया वाला मिल जाएगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, लेकिन साइंटिस्ट ने ऐसा कॉम्बिनेशन बना लिया है, वो हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं, जिससे कि जिसमें जो बढ़िया बैठ रहा है उसको उस तरीके से वो कंबाइन कर देते हैं। जरूरी नहीं ऐसा भी हो जाए कि आम भी छोटा हो जाए, टेस्ट भी बिगड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन साइंटिस्ट ने एक ऐसा प्रोसेस डिवाइस किया है जिसमें वो परफेक्ट सेटिंग बिठाते हैं, जिससे कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल, उल्टा मामला नहीं हो जाए। ये साइंटिस्ट ने ऑलरेडी इसको जज कर रखा है। तो
अब इसमें क्या होगा, इस वाले कॉम्बिनेशन में आम भी बड़ा आएगा और टेस्ट भी आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ग्राफ्टिंग मेथड से क्या होता है, जो भी डिजायरेबल यानी कि आपकी रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं दो पेड़ों की, उनको आपस में कंबाइन कर दिया जाता है। और ये भी एक तरीके से एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, क्योंकि इसमें फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो मैं आशा करता हूं आपको ग्राफ्टिंग समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। एडवांटेजेस क्या है, पहला जो डिजायरेबल फीचर्स है बच्चों, ये आपस में जो पेरेंट प्लांट के डिजायरेबल फीचर्स है उसको आप नए प्लांट में भी रेप्लिकेट कर सकते हो। मतलब सरल भाषा में इसका कहने का मतलब ये है कि भाई अगर मैं जिस पेड़ का पार्ट यूज करके एक नया पेड़ बना रहा हूं, तो उसमें वही प्रॉपर्टी होगी जो पुराने पेड़ में थी। अगर पुराना पेड़ जो मीठा और टेस्टी फल दे रहा है, तो अगर मैं उसके पार्ट को यूज करके आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से नया प्लांट को डेवलप करूंगा, तो उसमें भी वही जो है डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। फ्रूट ट्रीज ग्रोन फ्रॉम कटिंग्स और बाय ग्राफ्टिंग, उनमें फल जल्दी लगते हैं। एक तो आप सीड से ग्रो कराओ, सीड से ग्रो करवा लो, पहले सीड फूटेगा, पानी दो, सीड फिर पेड़ बड़ा होगा, डेवलप करेगा अपने आप को, हो सकता है बीमारी लग जाए, कुछ खराबी आ जाए। तो सीड से ग्रो करने के मुकाबले जो अपन कटिंग या ग्राफ्टिंग से पेड़ों को ग्रो करते हैं उनमें फल जल्दी लगते हैं। ये फायदा बहुत ही बढ़िया है, तो उसमें स्टार लगा सकते हैं आप। द प्लांट्स ग्रोन बाय दिस मेथड नीड लेस अटेंशन इन देयर अर्ली ईयर्स। मतलब जब अपन इन तरीकों को यूज करते हैं प्लांट को ग्रो कराने के लिए, तो उनके ऊपर अपन को अटेंशन कम देना पड़ता है, पूरा फोकस नहीं देना। भाई जब अपन सीड से ग्रो करवाते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ता है, भाई जर्मिनेट हुआ नहीं हुआ, भाई कोई एनिमल आके उसको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई इन्फेक्शन नहीं लग जाए, भाई सूख तो नहीं जाएगा। तो बहुत ज्यादा ध्यान आपको रखना पड़ता है। लेकिन जब अपन कटिंग यूज कर रहे हैं, ग्राफ्टिंग यूज कर रहे हैं, तो इसमें इतना ध्यान आपको नहीं देना पड़ेगा। मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम जस्ट वन पेरेंट प्लांट। एक पेरेंट प्लांट से आप कई सारे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट भी प्यारे बच्चों आपको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिश्यू कल्चर, ये विराट कोहली है, लगा दीजिए लाल पेन से वी के टॉपिक। विराट कोहली टॉपिक है, टिश्यू कल्चर से आमतौर पर क्वेश्चन देख लिया जाता है। देखिए होता है क्या बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है। डेफिनेशन पे मत जाइए, पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर डेफिनेशन अपन डिस्कस करेंगे। प्लांट का कोई सा भी पार्ट लो जो कि ग्रोइंग हिस्सा हो, जैसे ग्रोइंग टिप ले लो आप, प्लांट का कोई सा भी ग्रोइंग हिस्सा, उसमें से एक टिश्यू को निकाल लो। अब इस टिश्यू को जो आपने निकाला है उसको आप एक ग्रोथ मीडियम में रखोगे। उस ग्रोथ मीडियम में ऐसे हार्मोन्स है जो सेल को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला आपने क्या करा, आपने एक सैंपल लिया ग्रोइंग पार्ट से प्लांट के एक टिश्यू का। प्लांट का जो ग्रोइंग पार्ट है वहां से आपने एक टिश्यू उठाया और उसको एक कल्चर मीडियम में रखा। किसमें रखा, कल्चर मीडियम में। आमतौर पे वो अगार ही होता है। तो इस कल्चर मीडियम में बच्चों ऐसा हार्मोन है जो कि उसके अंदर ग्रोथ कराएगा। तो एक आपको शेपलेस लंप ऑफ सेल मिलेगा, शेपलेस लंप ऑफ सेल मिलेगा, जिसको अपन लोग कैलस बोलते हैं। ये बात आप ध्यान सुनना, कई बार कैलस से क्वेश्चन आ जाता है। भाई कोई सा भी प्लांट है, उससे ग्रोइंग रीजन से आपने कुछ सेल निकाले और उसको आपने कल्चर मीडियम के अंदर रखा, जिसमें एक तो न्यूट्रिशन है, साथ ही साथ में कुछ ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन करवाएगा। तो उससे आपको इस छोटी सी सेल का जो वो है बच्चों गुच्छा, उससे आपको एक शेपलेस लंप ऑफ सेल मिलेगा। एक सेल का बहुत बड़ा गुच्छा सा मिल जाएगा, उसको बोलेंगे अपन कैलस। तो चिंटू बेटा, तो शेपलेस लंप ऑफ सेल को अपन क्या बोलते हैं? चिंटू ने मेरे कान में आके बोला सर कैलस बोलते हैं। तो चिंटू को याद हो गया, तो प्यारे बच्चों आपको भी याद यहाँ पर हो जाना चाहिए। तो अब इस कैलस को अपन एक अनादर मीडियम में ट्रांसफर करेंगे, जिसमें एक ऐसा हार्मोन है जो कि रूट को इनिशिएट करेगा। तो रूट की ग्रोथ हो गई। फिर अगेन उस सैंपल को अपन एक ऐसे कल्चर मीडियम में ट्रांसफर करेंगे जिसमें एक ऐसा हार्मोन होगा जो कि शूट को इनिशिएट करेगा। पहले अपन ने क्या करा, प्लांट के ग्रोइंग पार्ट से टिश्यू का सैंपल लिया, उसको अपन ने कल्चर मीडियम में डाला और वहां पे ऐसा हार्मोन डाला जिससे कि आपको कैलस मिल गया। अब कैलस को अगेन अपन रीशिफ्ट करेंगे एक नए कल्चर मीडियम के अंदर, जिसमें ऐसा हार्मोन होगा जो कि रूट को ग्रो कराएगा। फिर अगेन उसको अगेन रीशिफ्ट करेंगे उस सैंपल को एक ऐसे कल्चर मीडियम में जिसमें एक ऐसा हार्मोन होगा जो कि शूट को ग्रोथ कराएगा। तो इस थर्ड वाली रीशिफ्टिंग में क्या होगा, रूट तो है ही ऑलरेडी, शूट भी हो जाएगी, फिर बहुत सारे आपको प्लांटलेट्स मिल जाएंगे। You will obtain a lot of plantlets। ये देख रहा बहुत सारे आपको प्लांटलेट यहाँ पे मिल गया, ये रहा यहाँ पे। तो अब इनको आप अलग अलग करके गमलों में लगा दो और आपको एक पेड़ के सैंपल से बहुत सारे पेड़ यहाँ पर मिल गए। क्या हुआ, आपने दोबारा बताता हूँ,
प्लांट के किसी भी ग्रोइंग एरिया से आप एक सेल का टुकड़ा लो या टिश्यू ले लो, उसको आप कल्चर मीडियम में डालो। कल्चर मीडियम क्या होता है? कल्चर मीडियम फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, बेसिकली अगार होता है। इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। उसमें ऐसा हार्मोन डाला जाता है कि जो कि सेल डिवीजन करवाता है, उसको ग्रो करवाता है। तो आपको क्या मिलेगा? एक शेपलेस लंप ऑफ सेल, बिना शेप का एक सेल का गुच्छा मिलेगा, इसको बोलेंगे सेलस। अब उस सेलस को शिफ्ट करेंगे एक ऐसे कल्चर मीडियम में जिसमें वो हार्मोन डाला होगा जो कि रूट को ग्रो करवाएगा, तो रूट मिल जाएगी। फिर अगेन उस रूट वाले सैंपल को अपन रीशिफ्ट करके ऐसे कल्चर मीडियम में डालेंगे जहाँ पे एक ऐसा हार्मोन होगा जो कि शूट को ग्रो कराएगा। फिर आप उनको ये कंडीशन मिल जाएगी, रूट तो नीचे शूट ऊपर मिल गए, फिर उनको अलग अलग आप गमले में लगा दो और आपको बहुत सारे पौधे मिल जाएंगे एक ही पेड़ के सैंपल से। तो आप डेफिनेशन पे आते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट removed from the growing tape in a suitable growth medium, जिसे अपन कल्चर मीडियम या कल्चर सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इसको टिश्यू कल्चर क्यों यूज करते हैं? जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, ऑर्नामेंटल गहने क्या होते हैं बच्चों? गहने वो होते हैं जिसे औरतें पहन के सुंदर दिखती हैं। तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होते हैं? जो अपनी घर की शोभा को बढ़ाते हैं, घर को सुंदर बनाते हैं। जैसे ऑर्किड हो गया, डहलिया हो गया, ये सब क्या है? ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो आमतौर पे ऑर्नामेंटल प्लांट जैसे ऑर्किड, डहलिया, इनको प्यारे बच्चों अपन जो आपका टिश्यू कल्चर है उसको यूज करके अपन डेवलप करते हैं बहुत सारे प्लांट्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैं आशा कर रहा हूं आपको सब समझ में आ रहा होगा। डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? देखिए आमतौर पे ऐसा ही होता है, जो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं बिल्कुल डुप्लीकेट। मूवी आपने देखी है जिसमें सलमान खान है, तो एक नई भी आई थी, नई हीरो की भी मूवी, ठीक है, जो धवन करके, वरुण धवन। तो जो धवन की जो मूवी है वो भी, उसमें भी डुप्लीकेट थे दोनों, और जो सलमान खान की मूवी थी डुप्लीकेट, उसमें भी दोनों डुप्लीकेट थे। तो एग्जैक्ट क्लोन थे वो, एग्जैक्ट डुप्लीकेट। ये तो खैर मूवी की बात होगी, तो आप समझ के डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है। क्लोन का मतलब है कि एग्जैक्ट कॉपी बना दिया आपने, कलर प्रिंट आउट निकल लिया, कोई ऊपर से नीचे तक कोई डिफरेंस नहीं है। बाल को निकाल लो, सेल को निकाल लो, कोई भी डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। एकदम एग्जैक्ट सेम कॉपी यहाँ पर देखने को मिलती है, नो डिफरेंस एट ऑल। अब ये तो हो गई बात, क्लोन समझ में आ गया। क्लोन वो होते जिनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, अगर आप उनका एक एक सेल निकाल के देखोगे वो भी परफेक्ट आइडेंटिकल होगा। तो आमतौर पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें आपको क्लोन्स ही ऑब्टेन होते हैं। क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट है। अब जब एक ही पेरेंट होगा तो पूरा मटेरियल, रॉ मटेरियल भी वहीं से आएगा, जैसा रॉ मटेरियल लोगे वैसे तो प्रोडक्ट मिलेगा। सिंपल सी बात है, एकदम कॉपी ही यहाँ पर निकल के आएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, थोड़ी बहुत वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। कई बार क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में एरर आ जाती है, एरर इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए की कॉपी बनाना। भाई जब 1 से 2 सेल बनेंगे तो डीएनए भी तो डबल होगा ना, डीएनए की कॉपी होना जरूरी है। भाई रॉ मटेरियल डबल ट्रिपल करेंगे तभी बॉडी ग्रो करेगी, ऐसा थोड़ी कि सेल खाली खाली बनते जाएंगे, उनमें कोई डीएनए नहीं होगा। तो ऐसे क्या होता है, जब डीएनए का रेप्लिकेशन चलता है, डीएनए की जब कॉपीज बनती हैं, तो कई बार क्या होता है बच्चों, उसमें एरर हो जाती है, और एरर की वजह से हल्के से वेरिएशन देखने को मिल जाते हैं। तो हाँ बच्चों, आमतौर पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स ही मिलते हैं, बट कभी कभी ड्यू टू एरर इन डीएनए कॉपिंग अपन को वेरिएशन डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये जो डिफरेंसेस होते हैं इतने लार्ज नहीं होते, हल्के फुल्के होते, लेकिन हाँ वेरिएशन जरूर होते हैं। लेकिन जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें तो आपको बहुत सिंपल सी बात है, वेरिएशन आते ही आते हैं। भाई कुछ प्रॉपर्टी है फादर से, कुछ प्रॉपर्टी है मदर से, तो दोनों की मिल जाएंगी, और एक बच्चा जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन सा पैदा होगा, इसमें दोनों की खूबियां होंगी। हो सकता है दोनों के अवगुण भी हो जाए, और हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें जो दोनों में ही नहीं हो, ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो ये वेरिएशन क्यों जरूरी है बच्चों? सर्वाइवल के लिए। अगर वेरिएशन नहीं आएगा तो वो पर्टिकुलर स्पीशीज सर्वाइव न कर पाए। देखिए बहुत सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँगा। भाई एक अमीबा है या एक बैक्टीरिया जो पानी के अंदर है, अब उस बैक्टीरिया ने रिप्रोड्यूस करके 2 बैक्टीरिया बनाए। अब वो जो 2 बैक्टीरिया हैं वो एक टेम्परेट वाटर में रहते हैं। टेम्परेट वाटर का मतलब है कि इसका जो टेम्परेचर है वो मीडियम है। टेम्परेट वाटर का मतलब है कि एक ऐसा पानी जिसका जो टेम्परेचर है वो मीडियम है यहाँ पे। अब होता क्या है बेसिकली, अब जो 2 बैक्टीरिया बने नए, जो डॉटर सेल बने, एक के पास क्या है, हीट रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी आ गई, वेरिएशन आ गई।
जब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, वाटर का टेम्परेचर टेम्परेट है, मीडियम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अमीबा ग्रो करेंगे, दोनों बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और आगे अपनी स्पीशी को लेके जाएंगे। लेकिन कभी खुदा न खास्ता, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर का टेम्परेचर भी ऑब्वियस सी बात है बढ़ ही यहाँ पर जाएगा। जब वाटर का टेम्परेचर प्यारे बच्चों बढ़ेगा तो जिस बैक्टीरिया के पास हीट रेजिस्टेंस का वेरिएशन आया था वो यहाँ पर बच जाएगा और उसके आने वाली पुष्टि भी बच जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखने वाली बात क्या है प्यारे बच्चों, कि जो वेरिएशन आपको निकल के आ रही है हीट रेजिस्टेंट की, तो कहीं ना कहीं उसने उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिया उस बैक्टीरिया को आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से। तो ऐसा नहीं कि सारी वेरिएशन ही यूजफुल होती है, ये किस्मत की बात है कि वो वेरिएशन जो है काम आ जाए आपके, मतलब काम तो आ सकती है ना, आज नहीं कल आएगी। तो ये वेरिएशन क्या करती है, कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल एडवांटेज दे सकती है, जिससे क्या होगा कि जो स्पीशीज है वो कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखे। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बेटा चिंटू जल्दी से बता, इस पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? शल इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लावरिंग प्लांट। तो लगा दीजिए इसी बात पे इसको वी के टॉपिक। ये क्या है प्यारे बच्चों? विराट कोहली टॉपिक यहाँ पर निकल के आता है। मैं आपको बता दूं, चिंटू ने भी बोल दिया, विजय सर ने भी बोल दिया कि ये जो फ्लावर है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस लेक्चर का। इस लेक्चर का विराट कोहली है, तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। देखिए इसकी लेबलिंग आप देख लीजिए, इसको अपन रीडिस्कस करेंगे। नाम लर्न कर लीजिए। एंथर, फिलामेंट, पेटल, सेपल, ओव्यूल, रिसेप्टिकल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, पिस्टिल। नाम एक बार पढ़ लो, क्योंकि बायोलॉजी में नाम ही ऐसे होते हैं अजीब से कि मतलब बच्चों का जो है वो सर ही चकरा जाता है, बच्चों का जो दिमाग है ना वो घोड़े से गधा बन जाता है। आपको आ रही है बात समझ में? तो वो अपन को नहीं करना, क्योंकि नाम में दिक्कत आती ही आती है, अजीब गरीब नाम मिलेंगे बायोलॉजी के अंदर। तो एक बार नाम पढ़ लो। एंथर, फिलामेंट, स्टेमन, पेटल, सेपल, ओव्यूल, पिडंकल, रिसेप्टिकल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, पिस्टिल। नाम बच्चों को दो ही याद होते हैं, एक तो स्टाइल याद होता है और एक पिस्टल, क्योंकि स्टाइल में सारे बच्चे रहते हैं, पिस्टल जो है वो जेब में उनके होती ही होती है, चाहे वो खिलौने वाली क्यों ना हो। तो इन सारे नाम में से बच्चों को दो नाम जरूर याद रहेंगे, पहला हो जाएगा पिस्टल, दूसरा हो जाएगा स्टाइल। तो चलिए बच्चों नाम एक बार अपने दिमाग में सेट कर दे यार, अपन को ये सारे नाम जो पढ़ने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि आप पढ़ना चाह रहे थे पूरे चैप्टर के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी अपन प्लांट्स के बारे में ही पढ़ेंगे, तो इतना खुश मत होइए। तो अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो फ्लावर्स के अंदर ही देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, वो पेड़ जिनके पास फूल होते हैं और जिनके सीड के ऊपर फ्रूट होता है उन्हें एंजियोस्पर्म बोला जाता है। सरल भाषा में जो फूल वाले पेड़ होते हैं, जो फूल वाले पेड़ होते हैं जिनके सीड के ऊपर फ्रूट होता है, उसको अपन एंजियोस्पर्म बोलते हैं। लर्न कर लेना, वाटर एंजियोस्पर्म वैसे तो आपको पता है, क्लास 9th में आपने पढ़ लिया होगा। वो पेड़ जिनके पास फूल होता है और जिनके सीड के ऊपर एक फ्रूट होता है उन्हें बोला जाता है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा कॉमनली। अब जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्यारे बच्चों, वो होता है फ्लावर। अब फ्लावर का क्या फंक्शन होता है, एक तो मेल गैमेट भी बनाएगा और फीमेल गैमेट भी यहाँ पर वो बनाएगा। मेल गैमेट को आप सभी को पता है स्पर्म बोलते हैं, एनिमल्स के अंदर फीमेल गैमेट को एग बोला जाता है। तो यहाँ पे भी चाहे तो आप ऐसा बोल सकते हो, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट वर्ड आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। अब जब मेल फीमेल गैमेट है तो फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तो ज़ायगोट भी यहाँ पर बन के आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके प्लांट के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगी। अब फ्लावर मेक्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स नीड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो वो फ्लावर ही है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, फूल देने का हाँ। तो फूल तो आपको देना ही पड़ेगा ना। तो फ्लावर क्या करता है बच्चों, मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों ही यहाँ पर वो बनाता है। आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर को भी। दो तरह के फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। जिस फ्लावर के अंदर सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, उसको बोलते हैं अपन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है। और वो फ्लावर जिसके अंदर दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, मेल भी हो फीमेल, उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। नाम से पता पड़ रहा है। यूनिसेक्सुअल जिसमें सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, या मेल का भी हो सकता है वो, फीमेल का भी हो सकता है। बाइसेक्सुअल जिसमें दोनों ही होंगे। यूनिसेक्सुअल एग्जाम्पल सबसे कॉमन है पपाया
और कुकुम्बर, ये दोनों लर्न कर लो, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल हैं और आमतौर पे किताबों में आपको पपाया तो देखने को मिलेगा और कुकुम्बर भी देखने को मिलेगा। अगर इनमें से आपको लर्न नहीं हो रहे नाम तो पपाया कुकुम्बर तो आप लर्न कर ही लेना। पपाया और कुकुम्बर क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, या तो मेल होगा फ्लावर या फिर फीमेल होगा। नाउ कमिंग टू बाइसेक्सुअल, दोनों ही होंगे। रोज हिबिस्कस पी लर्न कर लीजिए, ये 3 इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पर होने वाले हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, सेम डायग्राम बच्चों अपन डिस्कस करते हैं। तो अपन चालू करेंगे रिसेप्टेकल से, ठीक है। अब ये एक बेस है बच्चों फ्लावर का। पिडंकल क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर रिसेप्टेकल, पिडंकल क्या है, ऊपर जाके फूल जाता है और फूले हुए स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन यहाँ पर रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल वो एरिया जिसमें प्लांट के ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स टिके हुए हैं। कोई सा भी पार्ट देख लो आप, सारे पार्ट जो रिसेप्टेकल के ऊपर ही बच्चों ऐसे ठहरे हुए हैं। पिडंकल क्या है, पिडंकल एक ऐसा स्ट्रक्चर जो ऊपर जाके फूल जाता है, उसको बोलते हैं रिसेप्टेकल। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सैपल, सैपल आप देखिए ग्रीन कलर की होती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, प्लांट को फ्लावर को बड स्टेज के अंदर प्रोटेक्ट करके रखना। तो जो कलियां होती हैं, जब कलियां होती हैं फूलों की, उन्हें कौन बचा के रखता है, सैपल बचा के रखता है। तो सैपल का मेन फंक्शन क्या होता है, जब फ्लावर बड स्टेज में होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पर करता है। और ग्रीन कलर का तो ऑब्वियस सी बात है, फोटोसिंथेसिस भी यहाँ पर करता है। अब ये 2 सैपल दिख रही, सैपल का पूरा चक्कर होता है, तो उस पूरे सैपल के चक्कर को यानी वर्ल्ड को, चक्कर को बोलते हैं वर्ल्ड, बोला जाता है कैलिक्स, CALYX। चलिए नाउ कमिंग टू पेटल, जो कलरफुल पत्तियां होती हैं उन्हें पेटल बोला जाता है। ये कलरफुल भी होती है और ये सेंटेड भी देखने को मिलती हैं। सारी सेंटेड नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में सेंटेड होते, खुशबूदार होती हैं, ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाए फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। तो पेटल का जो पूरा चक्र होता है उसे बोलते हैं कोरोला, इसको बोला जाता है कोरोला। कोरोला एक कार भी आती है टोयोटा की, बहुत बेहतरीन कार है बच्चों। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। कैलिक्स और कोरोला को, इन दोनों को बोलते हैं अपन एक्सेसरी वर्ल्ड। एक्सेसरी वर्ल्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेन रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, एक्सेसरी हैं, एक तरीके से रिप्रोडक्शन को फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर मेन फंक्शन नहीं निभाते, तो बोलते हैं एक्सेसरी हैं। ये एक्सेसरी वर्ल्ड बोला जाता है। कोरोला प्लस कैलिक्स इज नोन एज एक्सेसरी वर्ल्ड। भाई एक्सेसरी अपन क्यों पहले सपोर्टिंग होती है, एक्सेसरी भाई लुक बढ़ा देती है, तो वही फंक्शन का यहाँ पर होता है कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस को, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को ये फैसिलिटेट करती है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम यहाँ पर करती हैं। अब आगे देखें, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं स्टेमन। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बच्चों, इसको अपन एंड्रोशियम भी बोलते हैं, स्टेमन को एंड्रोशियम भी बोला जाता है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको बोलते हैं पिस्टिल, पिस्टिल को कार्पल भी बोला जाता है, ठीक है, और गाइनोशियम भी बोला जाता है, आगे मैं दिखा दूंगा। जो पिस्टिल है उसको, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसे कार्पल भी बोला जाता है और गाइनोशियम भी बोला जाता है। और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन, उसको एंड्रोशियम भी बोला जाता है। अब स्टेमन के 2 महत्वपूर्ण हिस्से हैं, एंथर और फिलामेंट, लर्न कर लो। ये जो डंडी जैसा स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे एंथर, इसके ऊपर जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है इसमें 2 लोब है, लोब 1 लोब 2, इसको बोलते हैं एंथर। और ये आपको बीच में दिख रहा है ऐसा सुराही जैसा स्ट्रक्चर, ऊपर वाला स्टिग्मा, गर्दन स्टाइल, नीचे ओवेरी, ओवेरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, रिसेप्टेकल बेस होता है फ्लावर का, जिसके ऊपर की सारे फ्लावर के हिस्से टिके हुए होते हैं, ये रहा। आगे सैपल, ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स होते हैं जो कि फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करते हैं और साथ ही साथ में फोटोसिंथेसिस भी कैरी आउट करते हैं हल्का फुल्का, और इनके पूरे चक्कर को कैलिक्स बोला जाता है। पेटल्स, कलरफुल पत्तियां होती हैं, सेंटेड होती हैं, खुशबूदार होती है, जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। आगे इसके पूरे चक्कर को कोरोला बोला जाता है, अगर आप देख पा रहे हैं उसके पूरे चक्कर को कोरोला बोला जाता है। आगे बढ़े, स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टेमन बोलते हैं, जिसके 2 हिस्से होते हैं, एंथर फिलामेंट, आगे पढ़ेंगे। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कार्पल बोला जाता है, इसके 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। बच्चों को 2 ही नाम याद रहते हैं, स्टाइल और पिस्टिल, क्योंकि स्टाइल में हमेशा रहते हैं, जेब में पिस्टिल उनके नहीं रहती है।
तो बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। बच्चों ध्यान से सुनना, इसको एंड्रोशियम भी बोलते हैं। स्पेलिंग बच्चे हमेशा गड़बड़ करते हैं, एंड्रोशियम की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए दो महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, जो डंडी जैसा स्ट्रक्चर है इसको स्टॉक बोलते हैं, STALK, इसको बोला जाता है फिलामेंट। ऊपर हो गया एंथर। एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। इसमें पॉलन सैक होते हैं जिसके अंदर आपको पॉलन ग्रेन्स देखने को मिलते हैं, और इन्हीं पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है बच्चों? मेल गैमीट होता है। अगर आपको पॉलन ग्रेन को पहचानना तो कैसे पहचानोगे? येलो पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है, इट्स येलो पाउडर लाइक सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो नीचे तो हो गया फिलामेंट, ऊपर हो गया एंथर। एंथर बाइलोब्ड होते हैं, यानी दो लोब्स होते हैं, लोब 1 लोब 2। उसमें पॉलन सेक्स 4 होते हैं, इनमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि येलो पाउडर लाइक होते हैं। पॉलन ग्रेन्स में क्या होता है? मेल गैमीट होते हैं। और कैसे पहचानेंगे पॉलन ग्रेन्स को? येलो येलो कलर के होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। इसे अपन कार्पल भी बोलते हैं, पिस्टल भी बोलते हैं, गाइनोशियम भी बोलते हैं। स्पेलिंग आपको पता होनी यहाँ पर चाहिए। 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। स्टिग्मा सबसे टॉप पार्ट होता है, हेयरी होता है, बालों वाला होता है, और थोड़ा सा चिपचिपा भी होता है, चिपचिपा, ताकि पॉलन ग्रेन्स आकर गिरें तो उसके ऊपर चिपक जाए। तो अपर एरिया होता है स्टिग्मा, बीच क्या होता है स्टाइल, नीचे होता है ओवेरी। ओवेरी के अंदर जब आप कटिंग लाके देखो तो आपको बहुत सारे ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे। इन्हीं ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है बच्चों? फीमेल गैमीट होता है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको स्ट्रक्चर समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन पॉलिनेशन। बहुत मुद्दतों के बाद बच्चों इतना अच्छा डायग्राम मुझे मिला, मतलब ढूंढ के परेशान हो जाते हैं, कैसे बताएं आपको। तो ये डायग्राम आपको क्लियरली बता रहा है पॉलिनेशन। सारी प्रॉपर्टी देखो, पॉलन ग्रेन्स दिख रहे हैं आपको, पीले कलर के हैं। इंसेक्ट भी दिखा दिया, मधुमक्खी जो इनको लेके जा रही है। फूल में पत्तियां भी कलरफुल दिखा दिया, खुशबूदार फूल ये लग ही रहा है। तो पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पॉलन ग्रेन्स को ले जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर डाल लेना, इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। चिंटू बता बेटा पॉलिनेशन क्या होता है? सर जब एंथर के ऊपर से पॉलन ग्रेन को ले जाके सर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा के ऊपर डाल देते हैं, उसे बोलते हैं अपन पॉलिनेशन। यानी सरल भाषा में पॉलन ग्रेन्स का मूवमेंट एंथर से स्टिग्मा पे हो जाना, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। देखिए मधुमक्खी आई, ठीक है। मधुमक्खी क्यों है? ताकि वो नेक्टर ले सके। नेक्टर क्या होता है? जैसे अपने लिए कोल्ड ड्रिंक होती है ना, मस्त लस्सी होती है मस्त, वैसे मधुमक्खी के लिए लस्सी होती है नेक्टर। तो ये आके लस्सी पीने के लिए बैठी, इसके पैरों में पॉलन ग्रेन चिपक गए, फिर ये उड़ी दूसरे फूल पे बैठी लस्सी पीने के लिए, तो उसके पैरों में जो पॉलन ग्रेन थे देखिए वो ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा के ऊपर गिर गए। इसी को बोलते हैं यहाँ पर पॉलिनेशन। पॉलिनेटर यहाँ पे मधुमक्खी ने फ्लावर को विजिट किया नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, तो पॉलन है इसके ऊपर चिपक गए। फिर जब ये तीसरे फ्लावर पे बैठेगा तो उसके ऊपर चिपके पॉलन ग्रेन्स हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। किस पे होंगे? स्टिग्मा पे होंगे, और इसी को बोलते हैं अपन पॉलिनेशन। हमेशा याद रखना, जो ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा के ऊपर। और किसका ट्रांसफर होता है बच्चों? पॉलन ग्रेन्स का यहाँ पर ट्रांसफर होता है, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर पॉलिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 तरह के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, एक ही फूल के अंदर सब कुछ हो जाए, उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस में क्या होता है? दूसरे पेड़ के फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, जब एक ही पेड़ के फूल के अंदर सारा, या तो एक ही फूल के अंदर मामला हो जाए सारा, या फिर एक पेड़ के 2 अलग अलग फूलों के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन जब पेड़ 2 अलग अलग हो जाते हैं, उनके फूलों के बीच में जब पॉलिनेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन आप ध्यान रखना, जो अलग अलग पेड़ हैं वो भी सेम स्पीशी के ही होने चाहिए। ऐसा नहीं आम के फूल और यहाँ पे कद्दू के फूल में करो, नहीं होगा। दोनों आम के ही पेड़ होने चाहिए। इसमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि एक ही फूल है तो इसमें कोई एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं, बंद फूल में भी काम हो जाएगा। लेकिन इसमें एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पर चाहिए ही चाहिए,
चाहे वो पानी हो, वाटर हो, इंसेक्ट हो, उसकी रिक्वायरमेंट हमेशा यहाँ पर रहेगी। अब क्योंकि दोनों साथ में मैच्योर होते हैं तभी तो पॉलिनेशन हो पाएगा ना। मुझे बताओ, एंथर अलग मैच्योर होगा, ठीक है, यहाँ पे स्टिग्मा अलग मैच्योर होगा। जब अलग अलग टाइम मैच्योरिटी में डिफरेंसेस आ रही हैं तो भाई पॉलिनेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें मैच्योरिटी टाइम सेम रहता है, जिसकी वजह से प्यारे बच्चों जो है पॉलिनेशन सक्सेसफुल होता है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में हो सकता है अलग अलग टाइम पे वो मैच्योर हो, ऐसा हो सकता है। जब फूल बंद है तो भी हो सकता है, लेकिन इसमें फूल का खुला होना जरूरी है, क्योंकि फूल खुलेगा तभी तो पॉलन ग्रेन ना आके गिरेगा। तो इस टेबल को आप स्टार लगा दीजिए, 2 स्टार लगा दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये और एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेल्फ पॉलिनेशन, जो भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं उसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। ऑर्किड हो गया, पी हो गया, इनको आप लर्न कर सकते हो। और क्रॉस पॉलिनेशन जो होगा वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आमतौर पर देखने को मिले, जैसे एप्पल, पंपकिन एटसेट्रा। दो एग्जांपल लर्न कर लो। सेल्फ पॉलिनेशन किस किस में होता है? ऑर्किड, सनफ्लावर। क्रॉस पॉलिनेशन एप्पल और पंपकिन। पंपकिन को कद्दू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कद्दू, जिसकी सब्जी मुझे बिल्कुल भी नहीं भाती फिर भी घर में डेली बन जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फर्टिलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, थोड़ा सा सीरियस हो जाना। भाई पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन में क्या होता है? जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो एंथर से निकल के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के, एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पे गिरते हैं। इसको बोला जाता है पॉलिनेशन। तो जब पॉलिनेशन हो गया यानी पॉलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा पे गिर गए, देखिए स्टिग्मा ये, तो अब क्या होगा बच्चों? पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा और एक पॉलन ट्यूब बनाएगा। अब ये पॉलन ट्यूब ऐसे ग्रो करी और ऐसे ओवरी के अंदर चली गई। ये कुछ काला काला दिख रहा है, ये काला काला क्या है? न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस एक मेल गैमीट है जो कि ट्रेवल करेगा और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट से फ्यूजे कर जाएगा। इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। देखिए पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे गिर गए। इन पॉलन ग्रेन में क्या है? मेल गैमीट और न्यूक्लियस है। अब इन तीनों में से एक ने जर्मिनेट किया और एक पॉलन ट्यूब बना के ऐसे ओवरी के अंदर चला गया। तो जो न्यूक्लियस है गया ओवरी में गया और फ्यूज हो गया फीमेल गैमीट से, और इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की प्री रिक्विसाइट क्या है? द प्री रिक्विसाइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। इसलिए प्यारे बच्चों पॉलिनेशन होना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए बोलते हैं हनी बी को मत मारो, ठीक है? जो भी अपने इंसेक्ट्स हैं उनको बचाओ, कि इंसेक्ट्स नहीं होंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा। पॉलिनेशन नहीं होगा बच्चों तो फ्रूट्स वगैरह जो हैं उनको ग्रो कराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए इंसेक्ट्स का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि कैसे फर्टिलाइजेशन का। पॉलन ग्रेन गिरा, पॉलन ट्यूब बनाई, पॉलन ट्यूब ओवरी में गई, ओव्यूल में गई, फिर एक जो मेल गैमीट है पॉलन ट्यूब के सारे फीमेल गैमीट से अंदर जाके फ्यूज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक सिंगल सेल मिलेगा, दैट इज कॉल्ड जायगोट। तो जायगोट जो वर्ड है एनिमल प्लांट्स दोनों में ही यूज कर सकते हो, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं अपन। जो फर्टिलाइज्ड एग है जायगोट है वो एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है? उसके बाद जो ओव्यूल है, बस जायगोट जो कि ओव्यूल के अंदर है, ध्यान से सुनना, ओव्यूल के अंदर क्या होता है? जायगोट होता है। वो जायगोट डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनेगा। जब वो एम्ब्रियो बनेगा तो ओव्यूल का जो ऊपर का हिस्सा है वो टफ सीड कोट के जैसा हो जाएगा। यानी ओव्यूल तो बन जाएगा बच्चों सीड, और ओवेरी बन जाएंगे फ्रूट। तो आप जो फ्रूट खाते हो वो होती है ओवेरी। फर्टिलाइज्ड फ्लावर की जो ओवेरी होती है उसी को अपन खाते हैं। जो अंदर सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं? ओव्यूल होते हैं। और ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एक बेबी प्लांट होता है जिसको आप एम्ब्रियो बोल सकते हो। अब जब फ्रूट बन गया, यहाँ पे जो दूसरे पार्ट्स हैं सेपल, पेटल, ये सब क्या होते हैं? ड्राई होके नीचे गिर, स्टिग्मा स्टाइल सब ड्राई होके नीचे गिर जाते हैं। सेपल, पेटल, स्टेमन, जिनका अब कोई काम नहीं रहा, सीड और फ्रूट को छोड़ के जो भी हिस्से थे जिनका काम नहीं रहा वो सब ड्राई होके गिर जाते हैं और आपको मिलता है एक पका हुआ फल। ठीक है प्यारे, अगर आप जब भी फल खा रहे हो तब याद रखना यार ये फल क्या है? ये एक ओवेरी है, एक राइपन्ड ओवेरी है। और इसके अंदर जो बीज है प्यारे बच्चों वो क्या है? ओव्यूल है। और बीज के अंदर एक बेबी प्लांट होने वाला है जिसको बोलते हैं अपन एम्ब्रियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड सबके घरों में होता है। मम्मी रात को मूंग भिगोती है,
भिगोते नहीं भिगोती हुई सुबह को मम्मी उसको गीले कपड़े में बांध के रखती है, फिर में से सफ़ेद सफ़ेद पूछे निकल आती है, उसी को बोलते जर्मिनेट यहाँ पर हो जाना। सीड लो, सीड को आप जमीन में रखो, उसमें पूंछ निकलती है, उस पूंछ को बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल क्या होती है? फ्यूचर रूट यहाँ पर होती है। फिर थोड़ा टाइम बाद ऊपर शूट निकल आएगा, इसको बोलेंगे प्लूमूल। प्लूमूल क्या होती है? फ्यूचर शूट होती है। तो इस तरीके से जो प्लांट है वो जर्मिनेट हो जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे सर जब प्लांट छोटा है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, तो ये कैसे ग्रो कर रहा है? बच्चों जो सीड्स होते हैं उसमें कॉटिलेडन होते हैं। जो सीड होता है उसके अंदर कॉटिलेडन, इसको आप चाहो तो लिख दो कॉटिलेडन। इस कॉटिलेडन में क्या होता है? स्टोर्ड फूड होता है। देखिए जब तक कि पेड़ या बोलो टाइनी जो ट्री है ग्रो करके ऊपर नहीं आ रहा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, बट ग्रो तो कर रहा है ना, तो वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? उसको कॉटिलेडन से मिल रही है। हालांकि इस केस में कॉटिलेडन ऊपर बन चुकी हैं, ग्रो कर चुकी हैं। तो जब इनिशियली इधर देखिए, इनिशियली ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है इसको कॉटिलेडन बोलते हैं। तो जब पूंछ निकली यानी रूट निकली, रेडिकल, रेडिकल होती है फ्यूचर शूट, प्लूमूल होती है फ्यूचर रूट। जो पूंछ निकली सबसे पहले निकलने वाली पूंछ को बोलते हैं रेडिकल। जो सबसे पहले पूंछ निकलती है उसको बोलते हैं रेडिकल, ये आगे जाके रूट बनेगी। और उसके बाद जो सेकंड पूंछ निकली इसको बोलते हैं प्लूमूल, ये आगे जाके शूट बनेगी। तो अभी फोटोसिंथेसिस तो चालू नहीं हुआ है। जब फोटोसिंथेसिस चालू नहीं हुआ तो ग्रो कैसे कर रहा है? बिना फूड के और बिना प्रोटीन के। कैसे ग्रो कर रहा है? क्योंकि स्टोर्ड फूड होता है कॉटिलेडन के अंदर, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, शुगर वगैरह होती हैं, वो इसको ग्रो करवाते, पुश करते जब तक ये थोड़ा सा ऊपर नहीं आ जाए और फोटोसिंथेसिस करने नहीं लग जाए। जब ये फोटोसिंथेसिस करने लग जाएगा तो प्लांट अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा और भी बढ़ चढ़ के वो ग्रो करेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को जर्मिनेशन बोला जाता है, जब सीड जो होता है वो फट के उसमें से एक नया पेड़ निकल के आता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि सीड को जर्मिनेट होने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। मतलब जो काम की चीज़ें पहले होगी वार्मथ, ठीक है, उसके बाद वाटर, और तीसरा मीडियम। मीडियम में आप चाहो तो सॉइल लिख सकते हो। तो 3 चीज़ें होंगी तो सीड के जर्मिनेट होने की जो है चांसेस बढ़ जाएंगे। अब सीड जब वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो वाटर क्या करता है? उस सीड को ऐसे ब्रेक थ्रू कर देता है। जब सीड ऐसे ब्रेक हो जाएगा तभी तो ना प्लांट निकल के बाहर आएगा। आई बात समझ में बच्चों? तो इस तरीके से जो जर्मिनेशन देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। वेरी नाइस। तो अपना लेक्चर यहीं पर खत्म हो जाता है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगर आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस आपके मिस ना हो उसके लिए एक बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मैं आशा करता हूँ आज का जो लेक्चर है बहुत ही सक्सेसफुल रहा होगा। अपना ध्यान रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।